जब एक सुपर पावर इंटरवीन करती है फॉर वट एवर रीजन्स, तो ऑब्वियसली उसका एक टाइम लाइन होता है। वो कभी भी अनलिमिटेड टाइम के लिए किसी मुल्क के अंदर नहीं रह सकती। कि जब एग्जिट करती है कोई भी सुपर पावर या इंटरवीनिंग पावर, तो उस अरसे के दौरान जो बाय प्रोडक्ट्स उस इंटरवेंशन की आती हैं वो उसके साथ वापस नहीं जाते। मायोपिया, पॉलिसी फेलियर नजर आता है, फेलियर ऑफ एंटीसिपेशन एंड इमेजिनेशन नजर आता है कि वो कॉपरेशन ना होने की वजह से हमारी जो इंटेलिजेंस के गैप्स हैं उसकी वजह से हम उतना इफेक्टिवली डिसरप्ट नहीं कर पा रहे जैसे हमने 2015 टू 2019-20 के पीरियड में या उससे पहले किया था। और यहाँ पे जो हमें रेडिकलिज्म नजर आ रही है वो इन द फॉर्म ऑफ मॉब वायलेंस, विजिलेंटेइज्म और in a way you know सेल्फ इनिशिएटेड टारगेटेड किलिंग्स है। तो आप देखें जो जड़ावाला के अंदर वाकया पेश आया तो वो क्या था, एक पूरी क्रिश्चियन कॉलोनी को एक मॉब ने आके और उसके लिए क्या हुआ, मस्जिदों में ऐलान होते रहे, राइट। दोबारा इशू क्या खड़ा किया, क्या ब्लास्फेमी का खड़ा किया। तो वो लोग आए, पूरा मॉब आया, मॉब एनरेज हुआ, उन्होंने वैंडलिज्म किया, टॉर्चिंग की। नहीं रही जो बैक इन द 90s के अंदर थी या अर्ली 2000 के अंदर थी, वो लैंडस्केप यहाँ पे चेंज हुआ है। लेकिन TLP is nowhere near what the BJP is in India. So I think that I can see. So the intent I can see. अब ये एक और बात है कि पॉलिसी एग्जीक्यूट कैसे होती है, that we'll have to see because हमारी पॉलिसी की एग्जीक्यूशन बड़ी पुअर होती है। Hello, Mr. Abdul Basit. How are you doing? I'm good. How are you? Thanks for having me. Thank you so much for joining us. हमारी डिस्कशन जो है वो बाइलिंगुअल होगी, उर्दू और इंग्लिश दोनों में। बिफोर वी स्टार्ट, मैं आप अपनी ऑडियंस के लिए आप थोड़ा सा चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें। मैं अब्दुल बासित हूँ जी। a researcher based in Singapore. I work with a think tank here, which is affiliated with the S. Rajaratnam School of International Studies of Nanyang Technological University. And मेरा area of focus जो है वो asymmetric conflicts, political violence और religious extremism और insurgencies के ऊपर है। I look at Afghanistan, Pakistan and broadly South Asia. अच्छा, thank you so much for your introduction. Sir, to start off our conversation, मैं इस चीज़ से स्टार्ट करूँगा कि पाकिस्तानी जो इंटेलिजेंस के चीफ थे जाते हैं जब काबुल टेक ओवर किया जाता है बाय द तालिबान, और वहाँ पे बड़ी सेलिब्रेशंस थी पाकिस्तान में, लेकिन जो उसके बाद टाइम चेंज होता है और हम इफ वी मूव फॉरवर्ड और अब आज के हालात को देखें तो पाकिस्तान में बड़ा ही एक गम और गुस्सा है। और तालिबान को ये भी, तालिबान पे पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस और डेलीगेट्स डिप्लोमेसी के थ्रू ये कोशिश की जा रही है कि ये जो पाकिस्तान की सॉइल पर अटैक्स हो रहे हैं जो कि अफगान सॉइल यूज़ हो रही है, तो आप इस चीज़ को हाउ डू यू सी कि इसका क्या पाकिस्तान क्या करे कि अफगानिस्तान पे कैसा प्रेशर क्रिएट किया जाए कि ये प्रॉब्लम जो है इंसर्जेंसी का जो एक नई वेव है, और किस तरह से TTP जो है वो मोटिवेटेड है पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ जो जिस तरह की वो टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। देखें, ये बहुत बार ये डिस्कशन अब तो हो चुकी है, इतनी बार हो चुकी है, मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे भी देखा है कि वही आंसर्स हम रिपीट कर करके अगेन मैं आपको कोई नई बात तो बताऊंगा नहीं, ये सारी बातें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग योर ओन बहुत बार हो चुकी हैं। शख्सियात को छोड़ दे, उससे क्या होता है, कोई एक चीफ, दो चीफ या एक स्पाई मास्टर या दो स्पाई मास्टर की तो बात नहीं है, ये कंसिस्टेंसी है एक 2 डेकेड 3 डेकेड की पॉलिसी की जिसकी कल्मिनेशन हुई है और उसके बाद जो रिजल्ट्स है वो सबके सामने है। मेरा ख्याल है जो बात करने वाली है मैं वो करूंगा, वो ये है कि जब
एक सुपर पावर इंटरवीन करती है फॉर वट एवर रीजन्स, तो ऑब्वियसली उसका एक टाइम लाइन होता है, वो कभी भी अनलिमिटेड टाइम के लिए किसी मुल्क के अंदर नहीं रह सकती। लेकिन जो बात नेबरिंग कंट्रीज होते हैं उस स्टेट के, उनको समझने की होगी, जो डायरेक्टली इंपेक्टेड होते हैं उससे, कंट्रीज लाइक पाकिस्तान फॉर इंस्टेंस, कि जब एग्जिट करती है कोई भी सुपर पावर या इंटरवीनिंग पावर, तो उस अरसे के दौरान जो बाय प्रोडक्ट्स उस इंटरवेंशन की आती हैं वो उसके साथ वापस नहीं जाती, वो सुपर पावर सिर्फ वापस जाती है। एंड आई थिंक यहाँ पे शायद एक मायोपिया नजर आता है, स्ट्रेटेजिक मायोपिया, पॉलिसी फेलियर नजर आता है, फेलियर ऑफ एंटीसिपेशन एंड इमेजिनेशन नजर आता है कि स्टेटस को आंटी तो रेस्टोर हुई प्री 9/11 के ऊपर, with Taliban returning to parts at the sole rulers of the country. लेकिन जो complications थी, one of which is TTP, and there are others as well, वो they don't vanish in thin air, right? And what happened is के they found sanctuary across the border in Afghanistan. Energized क्यों है? Again, at the cost of repeating myself, the answers are pretty obvious. कि they feel energized, rejuvenated, because जो ideological doctrine है वो vindicate हुआ है कि if you persist and persevere with realistic goals and exercise strategic patience, use smart strategy, so then perhaps you can achieve your goals, which in this case is to Islamize Pakistan through the use of force as per their self-styled interpretation of Sharia, which in other words is Imara Islamiyya. So उसके लिए अगर आप एक एसिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट को लड़ना चाहते हैं तो एलिमेंट्स क्या आपको चाहिए? आपको एक सेंचुरीज चाहिए आउटसाइड ऑफ द कंट्री एंड इनसाइड द कंट्री विद अ पोरस बॉर्डर, जो मेरा ख्याल है अवेलेबल है अफगानिस्तान में आराम से, एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट है। एक नैरेटिव चाहिए जो रेजोनेट करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, तो आई थिंक वो नैरेटिव भी है, और उसके अंदर जो फर्दर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं फॉर स्टेट लाइक पाकिस्तान राइट नाउ, इसके उनके नैरेटिव की डायरेक्शन आके नहीं दे रही, बिकॉज स्टेट एट सो मेनी लेवल इज स्ट्रगलिंग politically, economically and even at the security front. तो वो नैरेटिव भी मौजूद है। फिर आपको एक मैन पावर चाहिए, devout, loyal, dedicated manpower, which believes in what you are saying and also believes in that whatever they are doing is going to get them to that goal one day or the other. And I think वो कुछ चंद हजार लोग ऐसे ट्राइबल पेरिफेरी के अंदर disenchanted young people, some of which actually believe in the doctrine, others have joined for several other reasons, personal to social to political to tribal to ethnic, a range of factors, वो भी अवेलेबल है। फिर आपको चाहिए क्या? एक सोसाइटी जिसके अंदर इतने फॉल्ट लाइंस हों और इतने सिक्योरिटी के गैप्स हो कि यू कैन एक्सप्लॉइट दैट, एंड आई थिंक वो भी अवेलेबल है। जो नहीं अवेलेबल वो है पब्लिक सपोर्ट, बिकॉज आई थिंक द ओपिनियन इन द ट्राइबल पेरिफेरी, जो फाटा के करीब पाक अफगान बॉर्डर रीजन्स है, उसके अंदर द ओपिनियन इज वेरी हॉस्टाइल टू व्हाट टीटीपी इज सेइंग। पीटीएम उसकी एक एग्जांपल है। जो जितनी प्रोटेस्ट हुए वो जेयूआईएफ के नीचे हुए, पीटीएम के नीचे हुए, किसी और पार्टी के नीचे हुए, या लोग खुद निकल आए। वो सवात मालाकंड के इलाकों में निकले, फाटा के मुख्तलिफ इलाकों में निकले। जब ये मिलिटेंट्स ग्रेजुअली वापस आना शुरू हुए, जो एक पीस डील के नीचे ये उनमें से चंद सौ आ रहे थे, तो उस टाइम ये लोग बाहर निकले, इन्होंने बहुत बड़े बड़े एहतजाज किए, विच
इज अ क्लियर इंडिकेटर के पब्लिक ओपिनियन उन रीजन्स का जो इस कॉन्फ्लिक्ट से कंटिन्यूसली इफेक्टेड है पिछले 20 साल से, और अब दोबारा ये कॉन्फ्लिक्ट सर उठा चुका है, उनका ओपिनियन हॉस्टाइल है, तो पब्लिक सपोर्ट उनके साथ नहीं है। दूसरा ये है कि आई थिंक यहाँ पे उनकी कोई फुट होल्ड टेरिटोरियल उस तरह नहीं है। सो एक इंसर्जेंसी की जो 4 से 5 या 6 लवाजमात हैं जो एक कामयाब इंसर्जेंसी के लिए चाहिए होते हैं, उनमें से 2 टीटीपी के पास नहीं है, 3 से 4 मौजूद है। नैरेटिव मौजूद है, एक स्ट्रगलिंग स्टेट जिसके अंदर फॉल्ट लाइन्स हों वो मौजूद है, उनको सेंचुरी चाहिए अक्रॉस द बॉर्डर एंड बिट ऑफ इट इनसाइड द बॉर्डर्स, वो उनके पास मौजूद है। और फिर उनके पास एक फाइटिंग फोर्स भी 5 से 6 हजार या उससे कुछ ज्यादा हो सकती है। ये फिगर काफी डिस्प्यूटेड है, यूएन की रिपोर्टों में कुछ है, लोकल सोर्सेस कुछ बजाते हैं, बट मैं कंजर्वेटिव फिगर दे रहा हूँ, 5 से 6 हजार या इससे कुछ चंद हजार ऊपर की फोर्स भी उनके पास मौजूद है जो डिवोटेडली लड़ती है। तो आई थिंक 6 एलिमेंट में से 4 एलिमेंट हैं और काफी टफ फाइट वो दे रहे हैं। एंड आई थिंक एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक तो तालिबान के साथ हमारे रिलेशनशिप खराब हो गया है, एंड दूसरा शायद ये भी है कि एक जो बहुत बड़ा फैक्टर इसके अंदर नजर आता है वो ये भी है कि जब तक अमेरिका यहाँ पे मौजूद था उसकी काफी सारी नेगेटिव फॉल आउट्स भी थी, लेकिन कुछ पॉजिटिव में से एक ये भी था कि जो अफगानिस्तान का एरिया था उनमें इनकी सेंचुरीज लिमिटेड थी और एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट था, टीटीपी उतने खुले तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकती थी जैसे है। और फिर जो काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस की कोऑपरेशन थी उसमें बेहतर इन्फॉर्म्ड थी हमारी फोर्सेस vis-a-vis the movements of militants, cross-border movement and their positions and their plans and plots. अब शायद एक गैप ये आ गया है कि वो कॉपरेशन ना होने की वजह से हमारी जो इंटेलिजेंस के गैप्स हैं उसकी वजह से हम उतना इफेक्टिवली डिसरप्ट नहीं कर पा रहे जैसे हमने 2015 टू 2019-20 के पीरियड में या उससे पहले किया था। बट एक आखिर में एक और डेटा पॉइंट कह देता हूँ, वो ये है कि 2 साल गुजरने के बाद जो जितना जोर टीटीपी और दूसरे ग्रुपों ने पकड़ना था वो पकड़ चुके हैं, जितना एज अ कॉन्फ्लिक्ट एक्टर उन्होंने मैच्योर करना था या पीक करना था वो कर चुके हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक तो रियासत आपको बैकफुट पे नजर आती है, एंड दिस इज प्योरली माय ओपिनियन बेस्ड ऑन माय स्टडी ऑफ दीज ग्रुप्स एंड द वे कॉन्फ्लिक्ट साइकिल्स हैव इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स। में उस बेस पे ये ओपिनियन फॉर्म कर रहा हूँ। इसके बाद से रियासत लगातार अपना जो रिस्पॉन्स है काउंटर टेररिज्म का उसको इम्प्रूव करती जाएगी, क्योंकि जितना अनफोल्ड होना था वो हो चुका है, जितनी वायलेंस नजर आनी थी वो हो गई है, पीक कर चुकी है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज्यादा कर पाएंगे। हाँ, वेरिएशंस ऑफ कोर्स आती हैं, लेकिन यहां से फिर अब रियासत को पूरे तरीके से पता चल गया है कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्योंकि खुल रहा था तो हर कोई गैस गेम कर रहा था कितना खुलेगा, कितना अंदर आएंगे, कितने वायलेंट होंगे, कितना जोर पकड़ेंगे। तो जितना अनफोल्ड होना था वो हो गया है, जितना पीक करना था वो कर चुका है, जितनी स्ट्रेंथ पकड़नी थी वो पकड़ चुके हैं, जितनी अमेरिकन विड्रॉल और तालिबान की विक्ट्री से जितनी इंस्पिरेशनल स्पिरिचुअल आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ पकड़नी थी वो पकड़ चुके। अब इसके बाद रियासत क्या पॉलिसीज बनाती है, कैसे टैकल करती है, किस टाइम फ्रेम में करती है, उसमें हमें अब इसका ग्रेजुअल डिक्लाइन नजर आएगा। बट डिक्लाइन का मतलब ये नहीं है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं पे जा रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट इज प्रिटी मच हियर, लेकिन ये एक मैनेजेबल लिमिट्स में आ जाएगा इन द नेक्स्ट 2-3 इयर्स। आप देखेंगे इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन आउट कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे परसिस्ट करेगा वायलेंस, लेकिन ग्रेजुअली यहाँ से रियासत इसको अब कम करने की पोजीशन में आ जाएगी, प्रोवाइडेड कि हमारी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन आफ्टर इलेक्शंस बेहतर हो जाए। सो या अच्छा सर, आप ये कह रहे हैं कि ये मैक्सिमम रीच पे एक जो पीक पे जाना था कॉन्फ्लिक्ट पहुंच गया है, लेकिन अगर इन माय ओपिनियन ये गलत हो सकता है, ये ओपिनियन टोटली गलत हो सकता है, लेकिन जितना मैंने साइकिल्स देखे हैं कॉन्फ्लिक्ट के उसमें मेरा ख्याल है पीक हो चुका है।
अच्छा, आपका मतलब कि ये ओपिनियन क्यों है कि ये पीक कैसे हो चुका है? अगर और लोग इस तरफ मोटिवेटेड किए जाएं बाय द टीटीपी और लोग ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आप ये देखिए पंजाब में कोई डायरेक्शन, टीटीपी का पंजाब में कोई डायरेक्शन नहीं है। इट इज प्योरली एक बॉर्डर की पेरिफेरी के अंदर और बलूचिस्तान के कुछ एरियाज के अंदर उनका इनग्रेस आया, इससे ज्यादा नहीं आ पाएगा। टीटीपी अपनी पहली पीक में भी जो 2007 से 13-14 का पीरियड था, उसके अंदर भी वो जिन्हें पंजाबी तालिबान कहते थे, वो डिसिडेंट फैक्शंस की एक कॉन्स्टिलेशन थी वेरियस कश्मीरी ग्रुप्स की। उसमें वो काफी लोग थे, असमतुल्ला मुआविया था, कुछ लश्कर जंगवी के फैक्शन से, और उसके अंदर कमांडर से जो जाके उनके साथ मिल गए थे, तो वो टीटीपी को रिप्रेजेंट करते थे इन पंजाब। वरना पंजाब में टीटीपी अपनी पीक में भी वो इनग्रेस नहीं कर पाई थी, तो आज भी नहीं कर पाएगी। तो ये एक जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर की पेरिफेरी है और जो बॉर्डर एरियाज है उसके अंदर ही है ये वायलेंस। साउथ केपी के कुछ एरियाज के अंदर ये आया है, लेकिन उससे आगे ये न पहले आया था ना मुझे अब आता हुआ उस तरीके से नजर आता है। हाँ ठीक है, सेल्स बना लेंगे, छोटे छोटे सेल्स, कुछ नेटवर्क जो फैलेगा तो कुछ सेल्स हो जाएंगे, वो हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो उस बेस पे मैं कहता हूं कि ये पीक हो गया। बलूचिस्तान में जो इनग्रेस लेनी थी, जितनी अप्रिसिएशन आनी थी, वो आ गई है। आप ऑलरेडी देखें कि इनका बहुत बड़ा कमांडर जो जो केपी के अंदर पुलिस के ऊपर अटैक्स में इन्वॉल्व था, टीपू गुल, उसको ही हैज बीन किल्ड इन अफगानिस्तान। इसी तरह और की कमांडर्स जो है वो ग्रेजुअली उनकी नजर आ रही है। तो अब आपको ये नजर आ रहा है, ये जो बड़े बड़े कमांडर्स की एलिमिनेशन है, अब आपको ये नजर आ रहा है कि अब रियासत अपने फीट पे आ रही है। यानी इन माय ओपिनियन अगेन, द स्टेट वाज स्ट्रगलिंग टू फाइंड इट्स फीट। पहले साल में तो स्टेट ने 2 बार पीस टॉक्स की कोशिश की। एक पीस टॉक की कोशिश हुई नवंबर 2021 में, जो 1 महीने की ट्रूस थी, वो दिसंबर के पहले हफ्ते में मेरा ख्याल है, फॉर्म करेक्ट, वो कोलैप्स कर गई। दूसरी पीस टॉक की एफर्ट की गई, जून में शुरू होता है और वो सितंबर अक्टूबर में आके कोलैप्स करता है। लेकिन अब आप देखें तो रियासत अपने इज ट्राइंग टू फाइंड इट्स फीट एंड इट इज फाइंडिंग इट्स फीट। तो वो उन्होंने उनके 2 कमांडर इन द रिसेंट पास्ट जो है वो उन्होंने एलिमिनेट भी किए हैं। तो अब उनकी इंटेलिजेंस की जो ऑपरेशनल इंटेलिजेंस की एक्यूरेसी है वो बेहतर हो रही है, तो रिस्पॉन्स बेहतर हो रहा है। काउंटर टेररिज्म में यू आर एज गुड एज योर इंटेलिजेंस, तो वो जैसे जैसे बेहतर होगी और अब रिस्पॉन्स में क्लैरिटी भी आ रही है। यानी आप ये देखें कि पहले कंफ्यूजन थी कि बातचीत से मसला हल कर लेते हैं, लेकिन अब रियासत एक यकसुई से बात कर रही है कि बातचीत नहीं होगी। और अब तालिबान पे भी उनकी लाइन क्लियर हो गई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो नई हमारी अफगान पॉलिसी बन रही है उसकी काफी सारी चीजों से मैं एग्री नहीं करता, जिसमें से एक मुहाजिरीन को 1 महीने के अंदर निकालने वाली जो बात है, इट इज समथिंग आई डिसएग्री विद, बट नेवरदलेस एक क्लैरिटी के साथ रियासत बात तो कर रही है। तो जब ये यकसुई रियासत में आ जाए, दूसरी बात आप ये देखें कि जो मुझे ये रीजन देती है कि पब्लिक ओपिनियन टीटीपी को लेके बहुत ज्यादा हॉस्टाइल। चित्राल में आप देखें क्या हुआ, चित्राल के अंदर टीटीपी का प्रोपेगेंडा ये था कि उस लोकल लोग चाहते हैं कि टीटीपी वहां आए। आपने देखा कि लोकल लोगों ने आर्मी की मदद की उनकी वेपन्स को आगे मोबिलाइज करने में। सो पब्लिक ओपिनियन के अंदर किसी भी जगह पे कोई सिंपैथी टीटीपी के लिए नहीं मौजूद है। एंड ये जो सिंपैथी है, अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पब्लिक का ये ओपिनियन रियासत का फोर्स मल्टीप्लायर होना चाहिए, क्योंकि काउंटर टेररिज्म के अंदर पब्लिक सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पब्लिक ओपिनियन मिलिटेंट्स को लेके, टीटीपी टाइप्स को लेके वो हॉस्टाइल तो है, लेकिन समहाउ रियासत के साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा फॉर सम पॉलिटिकल रीजंस। तो ये जब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट थोड़ा बेहतर होता है, इसमें थोड़ी स्टेबिलिटी आती है, एंड स्टेट समहाउ नीड्स टू फाइंड अ वे टू सिंक्रोनाइज द हॉस्टाइल पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट टीटीपी इन इट्स फेवर। ये जब ज्वाइन होगा तो इसमें और बेहतरी आएगी।
तो टीटीपी के लिए कहीं पे कोई सिंपैथी नहीं है कि वो इन रोड्स बनाए। हाँ, जो वो इन रोड्स बना रही है वो उन फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट कर रही है जो यहाँ पे मौजूद है। उन फॉल्ट लाइंस को अगर आप थोड़ा सा सोशल जो पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस है उन्हें ब्रिज कर ले तो थोड़ी स्पेस और स्क्वीज हो जाएगी। सो आई थिंक बेस्ड ऑन दिस आई एम सेइंग व्हाट आई एम सेइंग। और दूसरा ये है कि इन्होंने पहले सक्सेसफुल काउंटर टेररिज्म किया है, तो जो अमेरिका के जाने से सेटबैक्स आने थे वो आ गए हैं इधर से। अब ये उसको इनको समझ आ गई है कि कॉन्फ्लिक्ट का साइकिल क्या है, उसके पैटर्न क्या है, कहां से अटैक आता है, किस तरीके से आता है, कौन से ग्रुप है, कैसे रीऑर्गेनाइज हुए हैं, कैसे रीस्ट्रक्चर हुए हैं, क्या अटैक की मोडस ऑपरेंडी है। ये सारा नॉलेज फिर आपको इन्फॉर्म करता है और आपकी इंटेलिजेंस और आपकी काउंटर टेररिज्म की जो ऑपरेशनल एफिकेसी है वो फिर बेहतर होती जाती है। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हियर आई हैव अ क्वेश्चन। वो ये है कि अगर स्टेट, आप कह रहे हैं कि स्टेट का जो लोगों का नैरेटिव है और अगेंस्ट द टीटीपी, तो वो स्टेट के साथ सिंक नहीं कर रहा, लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि स्टेट ने ये जो वायलेंस है या जिस तरह के नारे लगाए जाते हैं बात के, अगर उसमें देखें केस में कि स्टेट, वो उन्होंने तो ये इल्जाम लगाया कि स्टेट इन्वॉल्व है और स्टेट दोबारा ही इन्हीं को वो कर रही है, दोबारा एक्टिवेट कर रही है। देखें ना, इस तरह का जो देखें नैरेटिव जब है वो खतरनाक है। देखें जब लोगों में गुस्सा होता है तो लोग नारा कोई भी लग जाता है, ठीक है ना। गुस्सा जब लोगों में होता है तो नारा कोई भी लग जाता है। नारा तो नैरेटिव तो ये भी था, आप पेशावर में जाएं जब पीक पे थी मिलिटेंसी तो लोग कहते थे यहाँ तो कोई तालिब नहीं है, ये तो सब लोकल है, तालिब कहां से आ गए। तो ये बात भी थी, तो उसको छोड़ दें। सिर्फ बात यह है कि जो एक पीस एफर्ट्स की गई, यहाँ पे पीस टॉक्स की बात की गई कि यहाँ पे पीस टॉक्स होनी चाहिए थी और पीस टॉक्स के थ्रू इशू सेटल हो सकता था। उसकी उसकी जो सीक्रेसी थी, यानी जब आपने लोकल स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं किया, यानी जिन एरिया के अंदर वो मिलिटेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ अ सीक्रेट पीस डील वापस आए, जो बाद में आप लोगों को बताते रहे विच हैज बैकफायर्ड, अगर वो लोग शुरू से स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड होते, पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑफ द डे ऑन बोर्ड होती और लोकल स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड होते और स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड होते, एक कंसेंशुअल डिसीजन होता, तो ये जो मिसट्रस्ट है ये नहीं होना चाहिए था। नारे आप छोड़ दें, नारे कुछ भी हो सकते हैं, नारा कुछ भी कह सकता है, नारे में और रियलिटी में फर्क हो सकता है, नारे में कुछ रियलिटी की रिफ्लेक्शन भी हो सकती है। ये सारा, ये तो पॉलिटिक्स है। हम प्योरली एक बात कर रहे हैं कि ये डिस्कनेक्ट है क्यों। तो ये डिस्कनेक्ट इसीलिए है कि वो जो पूरा प्रोसेस था उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, वो जो पूरा प्रोसेस था उसकी ओनरशिप नहीं थी। यानी मोहसिन दावड़ जैसे लोग और इस तरह के काफी पॉलिटिकल फिगर्स है, अफरा से आप खटक हो गए, रजा रब्बानी एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, और भी काफी लोग थे, मुराद सईद ये बात करता रहा था कि वो वार्न कर रहे थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी हमें बताया जाए। उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। अगर वो ट्रांसपेरेंसी रखी जाती, कंसेंसस बनाया जाता, उन ऑप्शंस को एग्जॉस्ट किया जाता, सारों के साथ एक एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के थ्रू ये होता, बेहतर स्ट्रेटेजी भी होती, ओनरशिप भी होती और इस तरह के नारे भी आपको ना मिलते। लेकिन जब आप सीक्रेटली एक चीज करते हैं तो फिर उसकी ये रेपरकशंस आ जाती हैं। तो वो पीस डील चूंकि कोलैप्स कर गई, तो मुझे इंटेंशन के ऊपर डाउट नहीं है। आई डोंट क्वेश्चन द इंटेंशन। इंटेंशन यही थी, देखें रैशनल क्या था। रैशनल यह था कि यहाँ पे 20 साल अमेरिका भी रहा है, नहीं लड़ सका। अमेरिका ने भी बाद में मुज़ाकरात से बात को खत्म किया है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पॉलिटिकली टर्मिनेट होता है। कोई भी इंसर्जेंसी, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी वार पॉलिटिकली तो इसकी पॉलिटिकल टर्मिनेशन क्या है? कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को तो शुरू करनी पड़ेगी। तो ये बात तो ठीक है। The larger question is that the manner in which it was done was very clumsy. It wasn't transparent. It was very opaque, and that is what has given to some of those slogans, anti-state slogans, and that is depiction of a mistrust. तो यही तो मैं कह रहा हूं, जो आपने मेरे से पूछा है कि पब्लिक ओपिनियन तो हॉस्टाइल है टुवर्ड्स टीटीपी एंड अदर्स, ठीक है। और वो समहाउ चूंकि मिसट्रस्ट है स्टेट के साथ और गुस्सा पाया जाता है, तो उसमें थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का एलिमेंट भी है।
तो उसको स्टेट को गैप को ब्रिज करना चाहिए और उसको एज अ फोर्स मल्टीप्लायर यूज करना चाहिए इन इट्स फेवर। तो ये रियासत का काम है कि वो सोसाइटी के साथ उसका उन सेगमेंट्स के अंदर जो गैप है उसको ब्रिज करे और एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के थ्रू जो है वो काउंटर टेररिज्म की जो अगली फेज जब भी बननी है उसको उसी तरीके से प्लान करे। तो ये चलता है कॉन्फ्लिक्ट में जी, पब्लिक ओपिनियन हॉस्टाइल हो जाता होता है। अब रियासत उसको टर्न कैसे करती है ये रियासत के ऊपर है। अच्छा सर, उसके अलावा जो आपने कहा कि पंजाब में जो है वो इस तरह से टीटीपी की एग्जिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन क्या और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, क्या वो पंजाब में जो फॉल्ट लाइंस एग्जिस्ट करती हैं या और प्रोविंसेस में एग्जिस्ट करती हैं उनकी बेसिस पे दोबारा रीइमर्ज हो सकते हैं? और दूसरा मेरा क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट अगले उसमें करूंगा, आप पहले इस चीज का मुझे वो बता दें। देखें जो पंजाब की मिलिटेंसी है इसके लैंडस्केप को डोमिनेट किसने किया, उन एक्टर्स को पहले आइडेंटिफाई कर ले तो हमें समझ आ जाएगी कि अब हो क्या रहा है। यहाँ पे प्राइमरीली एक तो थे कश्मीरी मिलिटेंट ग्रुप्स, ठीक है, जैश ए मोहम्मद, जमातुल दावा या लश्कर ए तैयबा, हरकतुल मुजाहिदीन वगैरह वगैरह। मुरीद के इधर उधर डस्का इन इलाकों में उनकी रिक्रूटमेंट थी, लेकिन वो एंटी स्टेट ग्रुप नहीं थे, वो एक कश्मीर की इंसर्जेंसी में थे और उसके बाद ग्रेजुअली वो डिसमेंटल हुए हैं। उनमें से उनके कुछ फैक्शंस रेबल फैक्शंस थे जो पंजाबी तालिबान बने, वो बाद में अब उनमें से कुछ अलकायदा में चले गए, अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट बने, कुछ जो है वो डीमोबिलाइज हो गए और बाकी जो रेमिनेंट्स थे वो फैटफ की वजह से और पाकिस्तान की रियासत की अपनी एक चेंज पॉलिसी की वजह से जो उसने कश्मीर की पॉलिसी को रिविजिट किया जिसके अंदर अब मिलिटेंसी की सपोर्ट नहीं है, वो प्रॉक्सी वॉरफेयर को क्लोज किया गया, तो वो डीमोबिलाइज हो गए। वो ग्रुप यहाँ पे प्राइमरीली पंजाब के ऊपर एग्जिस्ट करते थे, राइट, और बड़े बड़े ग्रुप थे और उनके अपने नेटवर्क्स थे, मदरसे के, चैरिटियों के, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। जो दूसरे उनके साथ यहाँ पे जो नेटवर्क था वो लश्कर जंगवी का था, ठीक है, वो थी एंटी शिया लश्कर जंगवी और उसका पॉलिटिकल विंग एक तरीके से सिपाही साहबा का था। वो मलिक साहब, रियाज बसरा और अकरम लाहौरी का ग्रुप था। 90s में बड़ा उन्होंने पीक किया ये वो। एनीवेज, तो ये कश्मीरी ग्रुपों को तो डिसमेंटल किया रियासत ने ओवर अ पीरियड ऑफ 15 to 18 ईयर्स। लश्कर जंगवी डेसिमेट होती है। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का जो मैसेकर था 2014 का, उसके बाद से लश्कर जंगवी का भी यहाँ से सफाया होता है। तो पंजाब के अंदर जो विद द एक्सेप्शन ऑफ जमातुल दावा जो आलुल हदीस मसलक से जिनका ताल्लुक है आइडियोलॉजिकली, यहाँ पे देवबंदी डोमिनेटेड मिलिटेंट लैंडस्केप था पंजाब का, जो लश्कर जंगवी जिसको स्पीयर हेड इन अ वे करती थी। वो जो मिलिटेंसी है जिसके अंदर फिजिकल वायलेंस का एलिमेंट बहुत बड़ा था, उसके अगेंस्ट जो ग्रुप उठ के आया है वो है रेडिकल ग्रुप जो है वो है तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, जो ब्लास्फेमी के इशू के अराउंड उसकी एक्टिविज्म है और जो एक एवरेज प्रो पीएलपी सपोर्टर है, वो उस नैरेटिव के अंदर जो है इन अ वे इन्वेस्टेड है एट सम लेवल। और यहाँ पे जो हमें रेडिकलिज्म नजर आ रही है वो इन द फॉर्म ऑफ मॉब वायलेंस, विजिलेंटेइज्म और in a way self initiated targeted killings है, एंड प्राइमरीली वो एंटी माइनॉरिटी एंटी सेकुलर नैरेटिव के ऊपर है, यानी वो एंटी अहमदिया, एंटी क्रिश्चियन है एंड टू एन एक्सटेंट एंटी लिबरल भी है। तो आप देखें जो जड़ावाला के अंदर वाकया पेश आया तो वो क्या था, एक पूरी क्रिश्चियन कॉलोनी को एक मॉब ने आके और उसके लिए क्या हुआ, मस्जिदों में ऐलान होते रहे, राइट, दोबारा इशू क्या खड़ा किया, ब्लास्फेमी का खड़ा किया। तो वो लोग आए, पूरा मॉब आया, मॉब एनरेज हुआ, उन्होंने वैंडलिज्म किया, टॉर्चिंग की, रैनसैकिंग की और फिर वो वहां से जिस तरीके से भी निकले मस्जिदों में ऐलान कराते रहे। तो यहाँ पे मिलिटेंसी अब उस तरीके की नहीं रही जो बैक इन द 90s के अंदर थी या अर्ली 2000 के अंदर थी। वो लैंडस्केप यहाँ पे चेंज हुआ है। तो व्हाट वी आर सीइंग हियर इज इट इज स्टिल अ फॉर्म ऑफ मिलिटेंसी, लेकिन ये वो मिलिटेंसी नहीं है जो टीटीपी करती है।
और ये वो पंजाब का लैंडस्केप नहीं है जिसको एंटी शिया लश्कर जंगवी डोमिनेट करती है। ये वो लैंडस्केप है जिसको एक ब्रेलवी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में ऑपरेट करती है, एक बार उसे बैन किया रियासत ने और उससे बैन को हटा दिया। ये वो ग्रुप है जो किसी भी गवर्नमेंट ऑफ द डे से आके अपनी मुतालबात मनवाता है, वो उसको अपीज करते हैं, उनसे सरेंडर कराता है और स्पेस को जो है वो अपनी स्पेस और इन्फ्लुएंस को बढ़ाता रहता है। तो अगर आप अभी जो रिसेंट गैलप का सर्वे, गैलप पाकिस्तान का सर्वे आया है, उसमें आप देखें तो उसकी जो हेडलाइन फाइंडिंग्स है उनमें से एक तो यह है कि इमरान खान इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर इन पाकिस्तान विद एन अप्रूवल रेटिंग ऑफ 60%। सरप्राइजिंगली जो दूसरा इमरान खान के बाद नवाज शरीफ से ज्यादा पॉपुलर लीडर है वो साद रिजवी है। तो यहां पे रेडिकलिज्म की जो चैलेंज पंजाब के अंदर है वो ये है, वो मॉब वायलेंस है, वो विजिलेंटिज्म है, वो हरेसमेंट ऑफ माइनॉरिटीज है, वो मेजॉरिटेरियन एक सुन्नी नैरेटिव के ऊपर बेस करता है अराउंड द इश्यू ऑफ ब्लास्फेमी, या जिसको आप ब्लास्फेमी एक्टिविज्म कह सकते हैं। तो अच्छा सर, ये भी तो एक जो इस तरह का वायलेंस है, मॉब वायलेंस, एक इमेज पाकिस्तान का है। सबसे पहले तो यहाँ पे माइनॉरिटीज नहीं प्रोटेक्टेड ना, उसके बाद जो एक इमेज बाहर जाता है तो वो वही जिस तरह का हिंदुत्व का इमेज बाहर जाता है, तो वो इसी तरह से ये भी इमेज पाकिस्तान का ऐसे ही जा रहा है। तो स्टेट ने क्या स्टेप्स लिए हैं इस चीज को काउंटर करने के लिए? स्टेट तो नहीं यार, इसको आप हिंदुत्व से तो प्लीज कंपेयर ना करेंगे, तो इट्स अ फॉल्स इक्विवेलेंस, प्लीज डोंट डू दैट। अच्छा, हिंदुत्व तो वहां पे गवर्नमेंट कर रही है। आई मीन हिंदुत्व जो बीजेपी इज अ गवर्नमेंट देयर। नहीं नहीं नहीं, सब डू दैट, इसका नुआंस डिफरेंट है। देखिए वहां पे एक गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट है जो इलेक्शन 2014 का जीती है, उसके बाद अगला इलेक्शन जीती 2019 का जीती है, वो 2024 का इलेक्शन जीतने के ऊपर तैयार है। ठीक है, वो वहां पे वो जिस किस्म का, जिस लेवल के ऊपर वो ऑपरेट कर रहे हैं, उनके तो ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स और कनेक्शंस है। उसको हम टीएलपी इज अ मेजॉरिटेरियन सुन्नी ग्रुप विच हैज मेड लाइफ डिफिकल्ट फॉर द माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान। यस, इसमें कोई शक नहीं है। वहां भी विजिलेंटिज्म है, यहाँ भी विजिलेंटिज्म है, वहां भी मॉब वायलेंस है, यहाँ भी मॉब वायलेंस है, वहां भी हरासमेंट होती है माइनॉरिटीज की, यहाँ भी होती है। टू दैट एक्सटेंट आई एग्री, लेकिन जो स्केल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। टीएलपी एट बेस्ट 2 सीटें निकाल सकी थी सिंध असेंबली में, इससे ज्यादा नहीं। वो तो वहां पे 2 इलेक्शन जीत चुके हैं, तीसरा लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जीतने वाले हैं। टीएलपी का ऐसा कोई चांस नहीं है। वो जो सर्वे की फाइंडिंग है वो अपनी जगह, उसको डिबेट किया जा सकता है, उसकी मेथोडोलॉजी को डिबेट किया जा सकता है, लेकिन टीएलपी इज नोवेयर नियर व्हाट द बीजेपी इज इन इंडिया। सो दैट्स अ फॉल्स इक्विवेलेंस। जहां तक इमेज की बात है, और इश्यूज आर वेरी रियल। हमारी इमेज जो है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा डेंटेड है, तो आई थिंक दिस इज समथिंग वी डोंट नीड टू वरी अबाउट। आई मीन ऑफ कोर्स द कंसर्न शुड बी देयर, लेकिन हमें जेन्युइनली जो इश्यूज है उनको एड्रेस करने, क्योंकि अब हमारा जो द गुड न्यूज एंड द बैड न्यूज फ्रॉम फॉर अस इज कि हमारे फंडामेंटल्स खराब है, आवर इश्यूज आर स्ट्रक्चरल, तो उनको ठीक करना है विच इज इजियर सेड देन डन। लेकिन जब आपके इश्यूज स्ट्रक्चरल हो, यानी आप जो है वो सर्वाइवल की बैटल लड़ रहे हो, तो सर्वाइवल की बैटल में देखे ना, हम पैसे लेके सर्वाइव करते हैं, कर्जा मांग के सर्वाइव करते हैं। तो हमारी इमेज का, हमें अब इमेज की क्या फिक्र फिलहाल। तो मेरा ख्याल है वी नीड टू गेट रियल, हमें फंडामेंटल्स के ऊपर काम करना चाहिए, और जब हम अपने फंडामेंटल्स को ठीक करना शुरू करेंगे तो मेरा ख्याल है हमारी इमेज फिर खुद ब खुद उसके साथ, जैसे हमारी रियलिटी, क्योंकि इमेज रियलिटी की होती है ना, जो हमारी रियलिटी है उसी का इमेज आता है। ये हो नहीं सकता कि रियलिटी आपकी बड़ी अगली हो और इमेज आपका बड़ा जो है कोई फंटास्टिक है, ये हो नहीं सकता। तो जब हम अपनी रियलिटी पे देखेंगे तो हमारी इमेज खुद ही बेहतर होगी। जो टोन मुझे रियासत की, जो हमारी रियलिटी अगली है, क्या हम एक्सेप्ट कर चुके हैं? आई थिंक ये है, आई थिंक आप रियासत की टोन को देखें तो मुझे उसके अंदर वो अब नजर आता है, टू द एक्सटेंट ऑफ पोस्चरिंग एंड टोन एंड टेनर, आई सी दैट। लेकिन वो पॉलिसी एग्जीक्यूशन में कैसे आती है वो देखना पड़ेगा। तो as far as making right political noises, at least to the extent of this problem is concerned, I think that I can see, so the intent I can see. अब ये एक और बात है कि पॉलिसी एग्जीक्यूट कैसे होती है, दैट वील हैव टू सी, बिकॉज हमारी पॉलिसी की एग्जीक्यूशन बड़ी पुअर होती है।
आप हमारा कोई भी लॉ उठा के देखें ना, एंटी टेररिज्म लॉ 1997 को बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का लॉ है, अगर उसे कोई सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर ले तो यहाँ पे 80% 90% टेररिज्म, बट वो क्वेश्चन फिर वही आ जाता है कि कैपेसिटी कहाँ है, पॉलिटिकल विल कहाँ है, और राइट एग्जीक्यूशन की बात है। और फिर एक जो हमारे साथ और मसला हो जाता है, चूंकि हमने पिछले 30 सालों में कोई मसला सॉल्व नहीं किया बड़ा, वी हैवंट सॉल्व अ सिंगल बिग इशू, हम कोटिंग मिस्टर इस्माइल साहब, तो हम जरा सी सक्सेस हमें आती है ना, चीजें थोड़ी सी इंप्रूव होती हैं, तो हम जो है वो थोड़ा सा अपनी स्किन से बाहर आ जाते हैं कि हमने पता नहीं क्या कर दिया, और फिर जब रिवर्स होती हैं चीजें तो फिर हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। सो आई थिंक हमें सक्सेस जो है ना उसके बेंचमार्किंग हम लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर के ऊपर करते हैं। सो आई थिंक वी नीड टू टेक अ स्टेप बैक, जरा काम डाउन करें। ये लॉन्ग टर्म चैलेंज है, इट्स अ जनरेशनल प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसको हमने उसी तरीके से टैकल करना है, उसी तरीके से इसकी हमें पॉलिसी मेकिंग करनी है, उसी तरीके के इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने हैं, उसी तरीके की हमें स्ट्रेटजीज चाहिए। हमें अपनी एजुकेशन पे काम करना होगा, अपनी यूथ पे काम करना होगा, सोशल मीडिया की लिटरेसी को बेहतर करना होगा, रियासत के नैरेटिव को क्लियर करना होगा, हमारी जो यानी जो हमारा नेशनल कैरेक्टर है उसकी जो डिस्प्यूट्स है, उसकी जो एम्बिग्विटीज है, उसकी जो कंफ्यूजन है, हमें विच आर वेरी फाउंडेशनल इश्यूज, हमें उन्हें सही करना होगा कि ये रियासत किस चीज का नाम है, क्या इस रियासत का विजन है, क्या ये रियासत अगले 5 साल में, 8 साल में, 10 साल में, 15 साल में अचीव करना चाहती है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, क्या विजन है, क्या पॉलिसी है, और उस हिसाब से सोसाइटी के डिफरेंट सेगमेंट्स का क्या रोल डिफाइन होता है। जब ये क्लियर हो जाता है तो उन वैल्यूज और गोल्स के लिए फिर आप खड़े होते हैं, और उसके आगे जो चैलेंज आता है उसको आप टैकल करते हैं। तो आई थिंक ये वो इश्यूज है जिनके ऊपर रियासत को देखना पड़ेगा। बट आई थिंक टोन एंड टेनर आई सी दैट देयर, बट अब ये इंप्लीमेंट कैसे होता है ये हमें देखना होगा। अगले 5 से 6 महीने क्रिटिकल है, वी आर एट इन अ वे वी आर एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, लेकिन आई थिंक वो विल रियासत में नजर आना शुरू हुई है। मसला ये है कि जो हमारा सिविलियन स्ट्रक्चर है, for the faults of the military and those institutions themselves, उनकी कैपेसिटी के इश्यूज है, उन्हें एड्रेस करना होगा, कोऑर्डिनेशन बेहतर करनी होगी, और उसके पीछे एज आई सेड पॉलिटिकल विजन आपका क्या है, ये सारा कुछ आप करना क्यों चाहते हैं। द लार्जर क्वेश्चन इज कि आप ये सारा क्यों करना चाहते हैं, उससे आप ये सारा करके आप क्या अचीव करना चाहते हैं, उसके पीछे क्या गोल है। वो जब तक क्लियर नहीं होगा तो पब्लिक की ओपिनियन भी आपकी फेवर में है। देखे ना, जो लोग एंटी स्टेट स्लोगनेरिंग के अंदर फॉर इश्यूज ऑफ मिसट्रस्ट एंड सम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आर देयर, वो करते हैं, वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनको फ्यूचर ब्राइट नहीं नजर आता। आपने लोगों को, रियासत का काम है लोगों को होप देना, अगर रियासत खुद कंफ्यूज है तो लोग उससे ज्यादा कंफ्यूज होंगे ना। तो ये वो चीजें हैं आई थिंक जिनको बेहतर करने की जरूरत है। इमेज को फिलहाल छोड़ दे, आई थिंक इमेज हमारा यू नो इट, आई नो इट, उसको छोड़ दे। तो आई थिंक वी नीड टू गेट रियल, क्योंकि हमारे इश्यूज बड़े फंडामेंटल है, हमें सर्वाइवल की जंग हम लड़ रहे हैं। सिक्योरिटी के इश्यूज है, पॉलिटिक्स के अंदर प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमी के इश्यूज है, सोशल फॉल्ट लाइंस है। तो वेयर डू यू स्टार्ट एंड हाउ डू यू स्टार्ट, कहीं से आपको शुरू करना है, लेकिन जब भी इसको शुरू करें द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि क्लैरिटी के साथ शुरू करें। और या चलें, थैंक यू सो मच सर फॉर योर वंडरफुल थॉट्स। आपने बड़ा ही एक उस चीज़ को कम्प्रिहेंसिव वे से किया है और उसको कंक्लूड किया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। डे मेरे ख्याल से आपके पास नाइट है, तो हैव अ गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अल्लाह।